नमस्कार। पाकिस्तान में उपजे संकट पर आज चर्चा के लिए मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पाकिस्तान में अगले 100 घंटों में इमरान खान को जेल के ताले तोड़कर निकालने की तैयारी है। जनता इमरान की रिहाई के लिए सैलाब बनकर सड़कों पर निकल चुकी है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने किसी भी कीमत पर जेल से रिहा करवाने का ऐलान कर दिया है। यानी अगर शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान को नहीं छोड़ा तो जेल तोड़कर इमरान खान को निकालने का प्लान है। इमरान को लेकर पाकिस्तान में आपातकाल या तख्तापलट जैसे हालात बन गए हैं। रविवार की रैली तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात भी खुले मंच पर कही गई। रविवार को इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बौखला गई। इस रैली के दौरान मचे हंगामे के बाद कार्रवाई तेज हो गई। इमरान को जेल तोड़कर रिहा करने की धमकी के बाद इमरान खान की पार्टी के अध्यक्ष गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी नेशनल असेंबली से हुई। अब तक पीटीआई के 11 सांसद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीटीआई के सांसद शेर अफजल मरवत को संसद भवन से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मरवत को धक्का दिया, घसीटा और जबरन कार में बैठाया। सांसद शेर अफजल मरवत का एकमात्र गुनाह यह है कि वह इमरान खान को अपना मेंटोर मानते हैं। पाकिस्तान के तमाम लोग मानते हैं कि इमरान गरीबों के लिए आवाज उठाता है, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाता है, लोकतंत्र की सर्वोच्चता, पाकिस्तानियों की स्वतंत्रता और कानून के शासन की बात करता है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान और पार्टी के नेता शोएब शाहीन भी शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों को लेकर कहा जा रहा है कि पीटीआई और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच चल रहे राजनीतिक संघर्ष का यह नतीजा है। इस बीच कई घंटों तक खैबर पख्तून के सीएम अली अमीन दोपहर 3 घंटे तक लापता रहे। हालांकि बाद में खबर आई कि वह वापस आ गए हैं, लेकिन इस दौरान वह कहां थे इस बारे में बताया नहीं गया। लेकिन माना जा रहा है कि वह सेना के संपर्क में थे और कुछ समझौते जैसी बात भी हुई। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। पीटीआई की रैली में अमीन ने कहा था कि 15 दिन में जेल से बाहर करो वरना मैं खुद इमरान को रिहा कर दूंगा। यानी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश से आगे सीरिया बनाने की तैयारी है। राजनीति के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि वित्तीय हालात भी पाकिस्तान की बदतर होती जा रही है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की चारों तरफ से दुर्गति होती नजर आ रही है। अब पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन और सऊदी अरब ने भी निवेश से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। दोनों देशों ने अपना निवेश रोक दिया है। पाकिस्तान की चारों तरफ से दुर्गति हो रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वित्त मंत्री औरंगजेब ने चीन को खूब अच्छी बातें की और चीन ने हालांकि इनको कोई खास तवज्जो नहीं दी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ व्यापक विरोध हो रहा है, जो चीन के लिए अब सिरदर्द बन गया है। चीन द्वारा पाकिस्तान को अतिरिक्त 1.42 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही गई थी, जिसे अब रोक दिया गया है। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सुरक्षा की कमी का हवाला दिया जा रहा है। पाकिस्तान में कई चीनी परियोजनाएं चल रही हैं, जहां चीनी इंजीनियर पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान सरकार इन परियोजनाओं को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रही है, जिससे चीन नाराज है। वहीं इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 2 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया था, लेकिन बाद में यह राशि घटकर 40,000 करोड़ रुपए कर दी गई। हालांकि अब यह निवेश भी ठंडे बस्ते में चला गया है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हमारे पड़ोसी देश की पिछले 1 महीने से बैंड बलूच विद्रोहियों ने बाजा बजा कर रखा है। सुरक्षा बलों पर हमलों के अलावा वे पुल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को भी निशाना बना रहे हैं। चीन और सऊदी अरब के बाद अब यूएई ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान में 83,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की, लेकिन वह निवेश को फिलहाल रोक दिया। वहीं सऊदी अरब ने अब भारत में निवेश करने की तैयारी शुरू कर दी और भारत में 8 लाख करोड़ निवेश की योजना बना रहा है।
पाकिस्तान की बदहाल हालत के लिए सीधे तौर पे पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि बार बार सैन्य शासन की नाकामी देख लेने और समझ लेने के बावजूद तख्तापलट सेना करती है। सवाल यह है कि मांग और जरूरत के बावजूद इन देशों में डेमोक्रेसी दम क्यों तोड़ देती है। सवाल यह है कि तख्तापलट इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। पाकिस्तान के लिए सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम रहा है। यही वजह है कि सेना यहाँ शुरू से ही अहमियत मिलती गई, फिर धीरे धीरे उस स्थिति में आ गई जहाँ वह सीधे राजनीति को प्रभावित कर सके। 1951 में ब्रिटिश जनरल पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व करते रहे। इसके बाद सेना की कमान जनरल अयूब खान को सौंप दी गई। एक तरफ पाकिस्तान का संविधान लिखने में देरी हो रही थी, वहीं सेना अपनी पकड़ देश में मजबूत करती जा रही थी। चूंकि पाकिस्तान लंबे अरसे तक सीधा सेना के अधीन रहा, इस वजह से वहां कभी लोकतंत्र पनप ही नहीं पाया। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया या फिर उन्हें पूरा करने नहीं दिया गया। या तो सेना ही सत्ता में रही या फिर सत्ता में सेना ऐसा दांव चलती है कि सत्ता और यहाँ के तक की अफसरों को भी खुद सेना ही साठगांठ करके अपनी तरीके से सरकार चलाती है। आज़ाद होने के साथ ही सेना ने अपने प्रभुत्व का ऐसा एहसास कराया है कि पड़ोसी मुल्क की आवाम इससे आज तक नहीं निकल पाई। पाकिस्तान की सेना दुनिया की एकमात्र फौज है जिसके अफसर कानूनी तौर पर व्यापार करते हैं, व्यापारिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, अपरोक्ष रूप से सियासत के अहम किरदार की भूमिका भी निभाते हैं। 1947 में भारत से विभाजन के साथ यहाँ का सेना का हस्तक्षेप सत्ता में रहा है और इस पड़ोसी मुल्क ने कई दशक सैन्य शासन में ही गुजारे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JS सोढ़ी, डिफेंस एक्सपर्ट, और संजीव श्रीवास्तव, पाकिस्तानी एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत इस चर्चा में स्वागत है। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आप ही से। पाकिस्तान की जो हालात दिख रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आप किसे मानते हैं जिम्मेदार? जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आज जो पाकिस्तान की दुर्दशा है उसके लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत 1947 से लेके आज तक जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं और पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष बने हैं, ये सारे जिम्मेवार हैं आज पाकिस्तान को उस हालत में लाने के लिए जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं। प्रसून जी, 1950 में पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत की आर्थिक हालत से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा GDP 83.3 अमरीकी डॉलर थी और हमारी थोड़ी कम 82.2 अमरीकी डॉलर थी। लेकिन 1950 से 2024 तक क्या बदला कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पाकिस्तान आज कंगाली की दौर पे चल रहा है। इसका कारण ये है पाकिस्तान की गलत नीयत और पाकिस्तान की गलत नीतियां। प्रसून जी, किसी भी देश को सक्षम और सार्थक बनाने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आर्थिक शक्ति, फिर सैनिक शक्ति और फिर परमाणु हथियार। उदाहरण के तौर पे अमेरिका हो गया, भारत हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने इसका पूरा विपरीत किया। पाकिस्तान ने पहले परमाणु हथियार बनाए, अपनी आर्थिक व्यवस्था को कोई तवज्जो नहीं दिया। आज उनके पास परमाणु हथियार हैं और वही बात सच साबित हुई जो उनके विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में कही थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन हमारे पास परमाणु हथियार होंगे। आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन खाना पीना पानी इतना महंगा हो चुका है कि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में चित्रल जगह में आटे का भाव 1300 रुपए पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया। तो पाकिस्तान के लिए जिम्मेवार पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तानी सेना है। चलिए संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान के इस हालात के लिए क्या पाकिस्तान की आवाम को हम जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो आवाम है वो मैं कहूँगा कि एक गुलामी की अवस्था में है और ये जो पाकिस्तान की आवाम की जो गुलामी है उसके पीछे पाकिस्तान के जो सैनिक शासक हैं वो जाहिर है कि सबसे बड़ी जो फोर्स के तौर पर हैं
पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई, जो कि पाकिस्तान के वास्तविक शासक हैं, उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र की, जमहूरियत की जड़ों को कभी मजबूत नहीं होने दिया। वहाँ के लोकतंत्र को लगातार उन्होंने कमजोर करके रखा और शुरुआत के दौर से ही वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो गया और पाकिस्तान का आज तक का जो इतिहास है उसमें वो आधे समय तक सैनिकों के प्रत्यक्ष शासन में रहा। और मैं ये कहूँगा कि जो वर्तमान समय में जो अगर वहाँ पर आप जमहूरियत देखते हैं तो वो जमहूरियत दिखावे की जमहूरियत होती है। वो वहाँ पर वास्तविक रूप से अगर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से सैनिकों का ही शासन है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का शासन। लेकिन जो मौजूदा स्थिति दिख रही है संजीव जी, उससे लग रहा है या तो पाकिस्तान या तो गृह युद्ध की दिशा में जा रहा है या पाकिस्तान में आपातकाल सेना लगा सकती है। आपको ये दोनों परिस्थितियां वहां दिख रही हैं या नहीं? देखिए, पाकिस्तान में जो वहाँ पे वास्तविक शासक हैं पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, उनके जद में पूरे पाकिस्तान का सिस्टम रहता है और उस पूरे सिस्टम पर कभी वो प्रत्यक्ष रूप से और कभी वो परोक्ष रूप से शासन करते हैं। सत्ता की बागडोर अंततः उन्हीं के हाथ में होती है। यहाँ तक कि वो पूरे इलेक्शंस को भी वही मैनेज करते हैं और वहाँ पे पपेट सरकारें बैठाते हैं। जिसको वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बना देते हैं और जिसको वो नहीं चाहते उन्हें या तो जेल में जाना पड़ता है या विदेशों में भाग करके जाना पड़ता है। यही पाकिस्तान की जमहूरियत की कड़वी सच्चाई है। पाकिस्तान में वर्तमान समय में जो हालात हैं वो लगातार दयनीय होते जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पे है, सामरिक रूप से वो बहुत ही कमजोर स्थिति में है। संजीव जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में भी वही चीज हो सकती है जो बांग्लादेश में हुई, जनता उठ खड़ी हो और अपने ही सत्ताधारियों के खिलाफ क्रांति कर दे? देखिए, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है वो एक गहरी साजिश का परिणाम है, जिसमें कि बांग्लादेश के जो अनेक कट्टरवादी जो ताकतें हैं, इस्लामिक जिहादी जो आतंकपरस्त ताकतें हैं, और सही जाहिर है कि उन्हें विदेशी शक्तियों का हाथ का सहयोग मिला है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश हो, उससे जुड़ा छात्र संगठन हो और वहाँ पर अनेक जो बड़े आतंकी जो संगठन अंसारुल्लाह, बांग्ला टीम इत्यादि सभी ने मिलकर के साजिश रची और ये साजिश के परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकारमय वर्तमान स्थिति में दिखाई देता है। यदि वहाँ पर ऐसे ही स्थिति रही तो बांग्लादेश का भी जो भविष्य है वो उसी तरीके का हो सकता है जैसा कि पाकिस्तान का है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उन्हें इस तरीके से पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखा है कि वो उनके खिलाफ सड़कों पर उतरने का साहस नहीं कर पाते। और मैं यहाँ पर प्रसून जी अवश्य इस बात को कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के वास्तविक शासकों, वहाँ की आर्मी और आईएसआई ने पाकिस्तान की आवाम के समक्ष अपनी इमेज को इस तरीके से बनाया है कि जैसे कि वो पाकिस्तान के सेवियर हो, जैसे कि वो पाकिस्तान के रक्षक हो। वो उन्होंने पर्दे के पीछे से अपना शासन किया, जो लोकतंत्र को कमजोर करके रखा। लेकिन जब कभी भी पाकिस्तान में ज्यादा विकट स्थितियां होती हैं तो वो जो है तख्ता पलट करके सीधा सैनिक शासन स्थापित कर लेते हैं, मार्शल लॉ लागू कर देते हैं और वो इस आधार पर इसे करते हैं कि वो पाकिस्तान की जनता के समक्ष ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए वहां पर मार्शल लॉ उन्होंने लगाया, सैनिक जो शासन स्थापित किया इस वजह से किया क्योंकि पाकिस्तान संकट की स्थिति में था। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो साजिश है, जो वहाँ का डीप स्टेट है, उसकी जो साजिश है इतनी गहरी है कि वहाँ की आवाम उससे जो है जागरूक नहीं हो पाती, उनके अंदर वो जज्बा नहीं आ पाता कि वो कभी भी सड़कों पे आकर के जो है आर्मी और आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन करें। इमरान खान ने कोशिश अवश्य की थी, लेकिन इमरान खान की ये जो कोशिशें हैं उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि उसी तरीके की जो सड़कों पर जनता वहां पर दिखी थी, इमरान खान की पार्टी के जो सदस्य दिखे थे उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां की गई, उनको टॉर्चर किया गया। संजीव जी, लेकिन जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, सेना के दबाव के बावजूद भी सड़कों पे जनता का सैलाब देखा जा रहा है और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की सेना के लिए, वहां की मौजूदा सरकार के लिए हालात और खराब होंगे। सोढ़ी साहब, आपसे सवाल है कि क्या धंधा करने वाली पाकिस्तानी सेना, व्यापार में लगी हुई पाकिस्तानी सेना, क्या इस तरह के विद्रोह को दबाने में रुचि लेगी? क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर पाकिस्तानी सेना का व्यापार भी प्रभावित होगा। प्रसून जी, पाकिस्तान में 15 रियासतें हैं, 15 खानदानी रियासतें हैं जो सबसे बड़ी रियासतें हैं और वो हजारों
वो एकड़ जमीन उनके पास है। और ये जो 15 सबसे अमीर खानदानी रियासतें हैं, ये डिसाइड करती हैं कि पाकिस्तान में अगला जो उनका प्रधानमंत्री होगा या वहां की हुकूमत कौन बनेगी। और ये जो 15 खानदानी रियासतें हैं, इसमें पाकिस्तानी अवाम पूरा बटा हुआ है। तो जहां तक पाकिस्तानी अवाम है, वो कभी भी बांग्लादेश टाइप बड़ा विद्रोह नहीं कर सकती है, क्योंकि वो खानदानी रियासतों के जकड़ में है। जहां तक पाकिस्तानी सेना की बात है, पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान की सबसे अमीर संगठन है। पाकिस्तान सेना अध्यक्ष डी फैक्टो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कॉर्पोरेट पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत नमक से स्टील बनता है, उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ है। पाकिस्तानी सेना का एक फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन। इस फौजी फाउंडेशन के स्टेक पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस में है, उनके रोडवेज में है, शिपिंग में। आप कोई भी व्यापार का जरिया जान लीजिए, उसमें पाकिस्तानी सेना का उसमें हाथ है। तो जहां तक पाकिस्तान की सेना की बात है, पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान का जो नियंत्रण है वो कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लेकिन जनता में एक तरह का विद्रोह देखा जा रहा है। अभी ताजा खबरें आई हैं कि पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा द्वीप खरीद लिया है निजी तौर पे। अब एक पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की कितनी तनख्वाह होती है, कितनी हैसियत होती है कि पूरा पूरा द्वीप खरीद ले रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो इससे साफ है कि जनता में भी एक तरह का गुस्सा है कि भ्रष्टाचार करके सेनाध्यक्ष इस तरह की अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। सोनी साहब, क्या पाकिस्तान की जनता की नजरों से पर्दा हट चुका है पाकिस्तानी सेना की ईमानदारी का? बिल्कुल प्रसून जी, देखिए, ये तो कुछ साल पहले ही पाकिस्तानी अवाम की आंखों से पर्दा हट गया था कि पाकिस्तानी सेना कितनी करप्ट है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कुछ कर नहीं सकती है। अगर थोड़ा बहुत विद्रोह होता है, उसे बुरी तरह से कुचल दिया जाता है, उसके लोगों को जेल डाल दिया जाता है, उन पर जनरल कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग जारी की जाती हैं। तो पाकिस्तान में बांग्लादेश टाइप ये तो विद्रोह होना ये बहुत मुश्किल है। और खासकर अगले 11 साल के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान में ऐसा विद्रोह ना हो, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि 11 साल के बाद 2035 में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करना है। और एक यूनाइटेड पाकिस्तान चीन के लिए बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन का आज की तारीख में पाकिस्तान में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा है सीपेक में। और जो सीपेक है, सीपेक का जो छुपा हुआ लक्ष्य है वो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का, जब ये 2 फ्रंट वॉर होगी भारत के ऊपर। तो कुछ भी हो जिस जाए, सीपैक की बात कर रहे हैं, चाइना ने फंडिंग करना बंद कर दिया है, और जो अभी तक फंडिंग हो रही थी वह पाकिस्तान के ही बैंकों से लोन के तौर पे ले रहा था। इसीलिए पाकिस्तान में एक तरीके की खलबली मच गई कि हमारे ही पैसे से हम ही को लोन दे रहे हैं आप, और हमारे ही पैसे से काम करवा रहे हैं, उसके बाद आप बता रहे कि आपकी है। और इसी के कारण से बलूचों के जो लगातार हमले हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी समर्थन मिलता दिखा। सोनी साहब, ऐसी स्थिति में अब चाइना ने अपना पैसा देना बंद कर दिया है, वही हाल सऊदी अरब का है, वही हाल यूएई का है। ऐसी परिस्थिति में हमारे और आपके आकलन से एक बेहतर होता है कि रविवार के दिन जब पाकिस्तान में रैली हो रही थी तो एक नेता ने कहा कि अगर आपने अभी परिस्थितियां नहीं संभाली तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। इसे देखकर आपको क्या लगता है कि वास्तव में यह एक संभावना है, आशंका है, या केवल मिथ है? प्रसून जी, ये मिथ है। ये जो अमेरिका कंट्रोल वेस्टर्न मीडिया है, इसने बहुत सालों से गलत भ्रम फैला के रखा है कि सीपेक फेलियर है। हकीकत ये है कि सीपेक के 22 प्रोजेक्ट जो कि 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हैं, वो टाइम पे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की तारीख में 5 सीपेक के प्रोजेक्ट ठीक स्पीड पे चल रहे हैं, जो कि 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हैं। और अगले कुछ महीने में 27 नए सीपेक के प्रोजेक्ट साइन होने वाले हैं, क्योंकि सीपेक का प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट होना है। और जो मैंने रिसर्च की है उसमें ये सीपेक बिल्कुल टाइम पे है। ये जो अमेरिकी कंट्रोल वेस्टर्न मीडिया है, ये भ्रम फैला रहा है। हकीकत ये है प्रसून जी कि पाकिस्तान को चीन ना छोटे टुकड़ों में बंटने देगा, ना वहां पे 2035 तक कोई बड़ा विद्रोह करने देगा। मैं एक और मिनट चाहूंगा आपका। जनरल MM नराव ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर
भारत के लिए दिक्कत होगी। और इसी चीज को पूरी तरह चीन कैपिटलाइज कर रहा है, क्योंकि चीन आज भारत से 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। पाकिस्तान का पलड़ा जोड़ दिया जाए तो चीन का पलड़ा और भारी हो जाता है बनस्पत भारत के। तो कुछ भी हो जाए, चीन पाकिस्तान को ना छोटे टुकड़ों में बंटने देगा, ना 2035 तक वहां पे कोई बड़ा बांग्लादेश का विद्रोह। सोढ़ी साहब, आप बेहद अहम बात कह रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में संजीव श्रीवास्तव जी, भारत के पास क्या विकल्प होगा अगर दो तरफा वार हो, वो भी तब जब अमेरिका की नीयत पे भारत को शुरू से संदेह है और रसिया आपके साथ चीन के खिलाफ आएगा नहीं, तो भारत के पास क्या विकल्प रह जाते हैं? संजीव जी। देखिए प्रसून जी, ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, वो बेहद सशक्त है, बेहद मजबूत है। हमारे पास जाहिर है कि विश्व की हम सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सामरिक शक्ति की अगर बात करें तो भारत विश्व की एक बड़ी सैनिक महाशक्ति है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। भारत जल थल नभ सभी के माध्यम से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एडवर्सरीज के ठिकानों पर सटीक तरीके से डिलीवर करने की क्षमता रखता है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है। और इस नए भारत के साथ कोई अगर राष्ट्र टकराने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि उसको उसके इरादों नहीं, मैं केवल पॉलिटिकल गेम के साथ फौजों का भी वो रणनीति समझना चाह रहा हूं आपके जरिए कि अगर मान लीजिए दो तरफा वार होता है, चीन और पाकिस्तान साथ आते हैं, तो भारत के साथ वो कौन से देश हो सकते हैं जो साथ खड़े रह सके? प्रसून जी, यदि चाइना और पाकिस्तान में, जो कि एक विस्तारवादी और आतंकपरस्त सोच रखने वाले कृत्यों को करने वाले राष्ट्र हैं, यदि साथ में आकर के भारत के ऊपर कोई हमला करते हैं तो, और भारत के ऊपर टू फ्रंट की अगर वो जो है साजिश रखते हैं, तो इन चाइना और पाकिस्तान को भारत मल्टीपल फ्रंट पर घेरेगा। और चाइना सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं है। चाइना के द्वारा भारत पर किया गया हमला पूरे लोकतांत्रिक विश्व पर किया गया हमला माना जाएगा। तो और ऐसी स्थिति में जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो अन्य विश्व के लोकतांत्रिक देश हैं, वो भारत के साथ इस वजह से आएंगे क्योंकि चाइना ने ऐसा हमला करने की हिमाकत की है। यदि चाइना भारत पर हमला कर सकता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है, ताइवान को भी कब्जे में ले सकता है, अन्य सेंकाकू जापान का जो आइलैंड का टेरिटरी है उसको भी कब्जे में ले सकता है। ऐसे में कोई राष्ट्र चाइना के द्वारा हमले को स्वीकार नहीं करेगा। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ऐसी किसी स्थिति में जो भारत चाइना और पाकिस्तान के विरुद्ध मल्टीपल फ्रंट पे कार्रवाई करेगा, टू फ्रंट का जवाब जो है वो मल्टीपल फ्रंट से दिया जाएगा। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी का जो जवाब है वो रिंग ऑफ डायमंड्स है, और उस तरीके की जो रणनीति भारत काम कर रहा है। आज का जो भारत है, जैसा कि मैंने कहा कि स्वयं से ही इन जो है एडवर्सरीज के विरुद्ध डील करने के लिए समर्थ है, सक्षम है। लेकिन मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना की चुनौती क्योंकि इतनी बड़ी है, चाइना का खतरा बहुत बड़ा है, पूरे लोकतांत्रिक समाज के समझ से ये खतरा बहुत बड़ा है। इसी वजह से यदि चाइना ने भारत के ऊपर कोई हमला किया तो ऐसे में लोकतांत्रिक विश्व की जो एकता है वो निसंदेह दिखेगी, और इस तरीके के हमले को जो विश्व के जो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं मदद करेंगे। सोढ़ी साहब, क्या इस तरह की मदद होगी जैसे अमेरिका यूक्रेन का कर रहा है? प्रसून जी, भारत पे अगर टू फ्रंट वॉर हुई, जो कि सारी टाइमलाइन 2035 की तरफ पॉइंट कर रही हैं, और इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जिसमें साफ लिखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और भारत का तनाव बढ़ रहा है, ये युद्ध की तरफ अग्रसर हैं। जब हम पे ये टू फ्रंट वॉर होगी, भारत की मदद के लिए कोई देश नहीं आएगा। अमेरिका तो बिल्कुल अपने सैनिक नहीं भेजेगा। आप पिछले 10 साल में देख लीजिए, अमेरिका ने किसी भी अपने साथी की मदद के लिए एक सैनिक नहीं भेजा, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो। हाँ, अमेरिका हथियार देगा, पैसे देगा, जो बाद में उसकी वसूली करेगा, लेकिन एक भी सैनिक नहीं भेजेगा। जहां तक ये छोटे देश हैं, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, इनमें हिम्मत नहीं होगी भारत की मदद करने के लिए। इसका कारण ये है कि 2035 की टू फ्रंट वॉर से पहले चीन 2027 पे ताइवान पे हमला करेगा और 2029 पे वो स्पाटले आइलैंड के लिए हमला करेगा, और उस वक्त जब वो साउथ चाइना सी को पूरा अपने कब्जे में कर लेगा, उसके बाद 2035 पे टू फ्रंट वॉर करेगा हम पे। हमें किसी भी देश पे ना यकीन करना चाहिए, ना भरोसा करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी सैनिक तैयारी करनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष एक सार्वजनिक डोमेन में एक लेख लिख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि
टू फ्रंट वॉर हमारी दिक्कत पैदा हो सकती है। हमें तैयारी और तेज और तीव्र करनी होगी। मैं एक छोटा आंकलन देना चाहूंगा। आने वाले युद्ध पहले की तरह युद्ध के नहीं होंगे जिसमें सेना, थल सेना, वायु सेना अहम भूमिका निभाएंगी। आने वाले युद्ध में पहले नॉन काइनेटिक तरीके से साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस वॉरफेयर से हमला होगा और थल सेना, वायु सेना, नौसेना बहुत बाद में आएंगी। इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं प्रसून जी। पूरा देश जानता है कि 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन अगले दिन क्या हुआ बहुत सारे देशवासी नहीं जानते। और मैं ये बताना चाहूंगा, आप गूगल सर्च करिए, द लास्ट वॉर, प्रवीण सानी की किताब पढ़िए, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें सब लिखा है। अगले दिन 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने अपने 24 लड़ाकू विमान भेजे भारतीय एयर स्पेस में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत, और तब उन्होंने हमारी वायुसेना का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जम्मू कश्मीर में जैम कर दिया, जिसकी वजह से विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 का संपर्क ATC से टूट गया। वो पाकिस्तान में क्रैश लैंड हुए, अरेस्ट हुए, कुछ दिन बाद वापस कर दिए गए। उसी दिन हमारी अपनी मिसाइलों ने हमारे अपने वायुसेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसमें 6 वायु सैनिक मारे गए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पाकिस्तान अकेले खुद नहीं जैम कर सकता था, उसकी पूरी मदद चीन ने की, जैसे ऐसी मदद चीन ने हमस की थी पिछले 7 अक्टूबर को। और आज की तारीख में भारत 15वें नंबर पे है दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और चीन नंबर 2 तो पर इस है। और चर्चा से 2030 साफ है कि अगर भारत को लड़ना है और पाकिस्तान को संभाले रखना है तो उसको अपनी ताकत को बढ़ाते रहना है। एक मजबूत सरकार ही इस तरह के फैसले ले सकती है, और भारत के अवाम को भी महसूस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह केवल पाकिस्तान का मसला नहीं है, वह पूरे विश्व का मसला है। और तमाम ताकतें जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, पाकिस्तान की इस कमजोरी का फायदा भारत के खिलाफ कर सकती हैं। आप दोनों में हमारी इस चर्चा में आए और अपने विचार रखे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए APN न्यूज के साथ।